नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, इस समय बहुत सारे विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं, तो इसलिए कुछ विद्यार्थियों की मांग पर आज की चर्चा का जो विषय है वो है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, जिसे आप अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के नाम से जानते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के ऊपर। मित्रों, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेशों से निरंतर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और उन आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। अब सवाल ये था कि इस सेना का भरण पोषण कैसे हो। क्योंकि इसमें अत्यधिक धन खर्च होता था। इसके अलावा प्रशासन के दूसरे खर्चे भी थे जिसे पूरा करना था। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो धन इकट्ठा किया गया था और 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान के समय विभिन्न प्रांतों से वसूला गया जो धन था, वो भी इतने बड़े आर्थिक भार को हल्का करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो अलाउद्दीन के समय में यह अनुमान लगाया गया कि यदि सामान्य वेतन पर भी इतनी बड़ी सेना को रखा जाए तो 5-6 साल में संपूर्ण राजकोष खाली हो जाएगा, राजकोष का संपूर्ण धन समाप्त हो जाएगा। अतः इसके लिए कोई दूसरा उपाय किया जाना आवश्यक था। इसलिए उसने सैनिकों के वेतन में कटौती करने का निश्चय किया और इसके साथ साथ उसके सैनिक भुखमरी के शिकार न हो जाएं, इसलिए उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम निश्चित करने का निश्चय किया कि दैनिक उपयोग में जो वस्तुएं आती हैं, यदि उनके दाम निश्चित कर दिया जाए तो कम तनख्वाह पर भी जो है वो बड़ी सेना रखी जा सकती थी और साथ ही साथ इससे सैनिकों में असंतोष भी न होता। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर के उसने अनेक नए नियमों को लागू किया और वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो इस विषय में उसके द्वारा उठाए गए कदमों को आर्थिक सुधार अथवा बाजार नियंत्रण नीति कहा जाता है। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में कमी कर दी। अनाज के मूल्यों में उसने सबसे पहले कमी की, क्योंकि अनाज सबके लिए आवश्यक था। बिना अनाज के बिना भुखमरी फैल जाती, तो पेट भरने के लिए अनाज आवश्यक था, इसलिए उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया गया। और यह कार्य उस युग का एक आश्चर्यजनक कदम माना जाता है। उसने इस युग में, एक ऐसे युग में जबकि संचार के साधनों का अभाव था, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे संचार के साधन, फिर भी उसने वस्तुओं के दाम को निश्चित कर दिया। मित्रों, उसके पूरे शासनकाल में वस्तुओं का दाम एक ही रहा, यानी कि बाज़ार में एक रूपता बनी रही, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता था, उसमें कोई बदलाव नहीं होता था। अलाउद्दीन ने अनाज का बाज़ार स्थापित किया और दामों को निश्चित करने के उपरांत उसने यह भी सुनिश्चित किया कि अनाज की आपूर्ति बाज़ार में बराबर होती रहे। उस समय 2 प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे। एक तो जो दिल्ली के फुटकर व्यापारी होते थे और दूसरे जो है वो
घुमक्कड़ व्यापारी या काफिले वाले व्यापारी होते थे जो कि किसानों को अनाज आदि खरीद कर बाज़ार में बेचा करते थे। तो किसानों से अनाज खरीद लेते थे, उसको बाज़ार में बेच देते थे जो घुमक्कड़ व्यापारी थे। तो अलाउद्दीन के इन नए नियमों से इन दोनों प्रकार के व्यापारियों में असंतोष फैल गया। फुटकर व्यापारी कुछ कर नहीं सकते थे, घुमक्कड़ व्यापारियों ने भी मुनाफा न होने के कारण अपना व्यापार बंद कर दिया। अब समस्या आ गई है कि इससे गाँवों में पैदा होने वाला अनाज बाज़ार तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि वो अनाज घुमक्कड़ व्यापारियों के माध्यम से ही बाज़ार में पहुंचता था। तो अलाउद्दीन ने इस स्थिति से निकलने हेतु यह आदेश निकाला कि बाज़ार के अधीक्षक, जो बाज़ार का अधीक्षक था उसको शहनाए मंडी कहते थे, ये बाज़ार के अधीक्षक यानी शहनाए मंडी के रजिस्टर में सभी व्यापारी अपना नाम दर्ज कराएंगे, इस तरह का आदेश निकाला गया। और बाज़ार के अधीक्षक ने घुमक्कड़ व्यापारियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और नज़रबंद कर दिया। उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि जब तक कि वो गाँव से अनाज लाने के लिए तैयार न हो जाए, यानी कि जब तक वो गाँव से अनाज लाने के लिए तैयार नहीं हो गए तब तक उनको छोड़ा नहीं गया। तो इस तरह से घुमक्कड़ व्यापारियों से आश्वासन लेकर के उन्हें छोड़ दिया गया और इस प्रकार से पुनः अनाज की आपूर्ति बाज़ार में चालू हो गई। तो मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के लिए किसानों और व्यापारियों के अतिरिक्त एक और वस्तु समस्या उत्पन्न कर सकती थी, और वह वस्तु क्या थी? वह वस्तु थी मौसम। मौसम की प्रतिकूलता से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने अन्नागारों की स्थापना की, यानी कि यदि किसानों से अनाज न आ सके, मौसम खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, महामारी फैल जाए, अनाज पैदा न हो, तब भी अनाज की आपूर्ति बाज़ार में होती रहे, इसलिए उसने अन्नागारों की स्थापना की। जैसा कि बर्नी लिखता है कि कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं था जहाँ 2 या 3 अन्नागार न हो। ये अन्नागार सदैव अनाज से भरे रहते थे और इनका उपयोग अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा अन्य आपदाओं के समय में, अन्य संकटों के समय में किया जाता था। साधारण समय में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अनाज आदि खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई जो जितना चाहे उतना अनाज खरीद सकता था। लेकिन अकाल, दुर्भिक्ष आदि पड़ने पर उसने राशनिंग की व्यवस्था कर दी, यानी कि एक निश्चित मात्रा में ही अनाज खरीद सकता था किसी आपदा के समय। तो ऐसे समय में प्रत्येक परिवार केवल एक निश्चित मात्रा में ही अनाज खरीद सकता था, और इसका कारण यह था कि दुर्भिक्ष के समय आसपास की सामान्य जनता जो थी वो भी दिल्ली के निकट आ जाया करती थी। बर्नी लिखता है कि दिल्ली की जनता को राशनिंग के कारण कभी भी अकाल और दुर्भिक्ष इत्यादि का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें अनाज के अभाव का अनुभव नहीं करना पड़ा। फरिश्ता भी लिखता है कि अलाउद्दीन के ये सुधार संपूर्ण साम्राज्य में लागू कर दिए गए। फरिश्ता ये कहता है कि ये सुधार पूरे साम्राज्य में लागू किए गए, न कि केवल दिल्ली में, किंतु इसका यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आज 20वीं शताब्दी में भी, जबकि यातायात के 20वीं क्या 21वीं शताब्दी में, आज 21वीं शताब्दी में भी यातायात के इतने साधन होने के बावजूद पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था लागू करने में बहुत कठिनाई होती है, और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम निश्चित करने में भी कठिनाई होती है। अतः उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में इन नियमों को पूरे साम्राज्य में लागू करना बहुत कठिन था। कठिन ही नहीं बल्कि आप कह लीजिए कि असंभव था। बर्नी, दूसरी बात यह है कि बर्नी यह कहता है कि ये नियम दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ही लागू किए गए, और
बरनी का ये कथन जो है फरिश्ता के कथन की अपेक्षा अधिक सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि फरिश्ता बाद में आया और बरनी अलाउद्दीन का समकालीन था, तो समकालीन होने के नाते उसकी जानकारी अधिक विश्वसनीय मानी जा सकती है। अलाउद्दीन ने न केवल अनाज अपितु अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बाजार भी स्थापित किए। उदाहरण के लिए कपड़े और घोड़ों का बाजार स्थापित किया गया। कपड़ों का बाजार बदायूनी गेट के पास सराय अदल में स्थित था। कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा नहीं ले सकता था, ऐसा करने पर उसे दंडित किया जाता था। जियाउद्दीन बरनी ने सिल्क एवं सूती कपड़ों की एक लंबी मूल्य सूची दी है। शुद्ध सिल्क की कीमत जो होती थी वो बहुत ऊंची होती थी, और जबकि जो खाज सिल्क थी उसकी कीमत 16 टंका बताई गई है बरनी द्वारा। इसी तरह अन्य प्रकार के कपड़ों की कीमतें भी निर्धारित कर दी गई थी। घोड़ों और अन्य पशुओं के मूल्य भी निर्धारित किए गए। घोड़े मध्ययुग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और कहते हैं कि जितनी अच्छी घुड़सवार सेना होती थी किसी भी शासक की, वो इतना ही मजबूत शासक माना जाता था। तो इसलिए घोड़े उस युग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। चूँकि अलाउद्दीन के सैनिकों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में कमी की गई थी, तो इसलिए घोड़े भी उनके उपयोग में आते थे, तो इसलिए उसने घोड़ों का भी मूल्य निर्धारित कर दिया। अच्छी किस्म के घोड़ों का मूल्य 100 से 120 टंका तक था, और इसके अलावा जैसे जैसे उनकी किस्म में थोड़ा अंतर आता था, तो जैसे 100 से 120 टंका जो बहुत अच्छी किस्म के थे, उनसे जो थोड़ा कम थे उनकी कीमत 80 से 90 टंका, उनसे और भी जो कम अच्छी किस्म के थे उनकी कीमत जो है 60 से 70 टंका थी। इसी तरह से टट्टुओं की कीमत भी निर्धारित कर दी गई थी। टट्टुओं की कीमत 10 से 25 टंका तक हुआ करती थी। दासों की कीमतें भी निर्धारित की गई। एक सामान्य स्त्री दास की कीमत 5 से 12 टंका थी, और यदि वह सुंदर होती थी तो 20 से 40 टंका तक भी उसका दाम निर्धारित होता था। पुरुष दासों की कीमत 20 से 30 टंका थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दैनिक उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई का भी मूल्य निर्धारित किया, और उसे बहुत ही कठोरता से लागू किया। काला बाजारी से बचने के भी पूरे उपाय किए गए। इन नियमों को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक कर्मचारी बंध बनाया, और उसने जो है 3 कर्मचारी विशेष रूप से नियुक्त किए। ये कर्मचारी थे, पहला कर्मचारी जो था वो शहनाए-मंडी, जिसका जिक्र अभी मैंने ऊपर किया। तो इसका प्रमुख कार्य था व्यापारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, और साथ ही साथ चोर बाजारी, मिलावट इत्यादि न होने पाए, इसकी देखभाल करना, इसकी जिम्मेदारी उठाना। तो इसकी सहायता के लिए बहुत सारे सैनिक इसके साथ रहते थे। इसी तरह से दूसरा अधिकारी जो था, प्रमुख अधिकारी, वह था शहना के अधीन ही काम करता था, जिसे कहते थे बरीद मंडी। तो बरीद मंडी जो है वो दूसरा अधिकारी होता था जो शहना की उसके काम में सहायता करता था। तीसरा अधिकारी था मुनहियान। तो मुनहियान जो होता था यह गुप्तचरों का काम करता था, और यह बरीद मंडी के साथ अपनी एक स्वतंत्र रिपोर्ट, आप कह लीजिए, सुल्तान के पास भेजा करते थे, ये और बरीद मंडी। तो दोनों ही शहना के अधीन थे। यद्यपि अलाउद्दीन अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए दोषी व्यापारियों को बहुत कठोर दंड देता था। एक ऐसी किंवदंती है कि यदि अनाज तौल में 50 ग्राम भी कम हो जाता था तो वह संबंधित व्यापारी के शरीर से 50 ग्राम मांस निकलवा लेता था। अब यह कितना सत्य है कितना नहीं, यह कहना कठिन है, पर ऐसी किंवदंती है। तो उसकी इस नीति की सफलता के
कई कारण थे बाजार नियंत्रण नीति की सफलता के। पहला कारण यह था कि वह व्यक्तिगत रूप से सारे मामलों की देखभाल करता था और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी भी ईमानदार थे। दूसरे, उसने वस्तुओं का दाम उनके उत्पादन मूल्यों के अनुसार निर्धारित कर दिया था। तीसरे, वह दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड देता था। चौथे, सुल्तान का व्यावहारिक दृष्टिकोण भी उसकी सफलता का कारण था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण नीति थी वो काफ़ी सफल रही। तो अलाउद्दीन की इस नीति की आलोचना भी की गई है आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा। जैसे डॉक्टर परमात्मा शरण वो ये कहते हैं कि न्यू डील पॉलिसी वॉज थारोली इररेशनल, आर्टिफिशियल एंड इल कंसीव्ड। तो परमात्मा शरण ये कहते हैं कि ये जो न्यू डील पॉलिसी थी ये पूरी तरह से इरेशनल थी और आर्टिफिशियल थी, इल कंसीव्ड थी, यानी कि वो इसे सही नहीं ठहरा रहे थे, अतार्किक बता रहे थे और मतलब ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं था उसके, इस तरह की बात कहते हैं वो। तो बाजार नियंत्रण नीति से व्यापारियों को नुकसान पहुंचा। कारण यह है कि लाभ कमाने की इच्छा ही व्यापार का प्रोत्साहक होता है। इन नियमों के पालन से व्यापारियों को लाभ बहुत कम बचता था, अतएव इससे व्यापार की हानि हुई। अनेक व्यापारी व्यापार छोड़ करके दिल्ली में आकर सामान्य लोगों की तरह से रहने लगे और सामान्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। कृषकों को भी इन सुधारों से आघात पहुंचा, क्योंकि किसान स्वतंत्र बाजार पाए बिना संतुष्ट नहीं रह सकते थे। यद्यपि किसान मध्य वर्ग के अत्याचारों से बच गए थे, फिर भी वो असंतुष्ट थे। वैसे व्यापारियों को छोड़कर दिल्ली के सामान्य जनता का जहाँ तक प्रश्न है, तो सामान्य जनता इन नियमों से अत्यधिक लाभान्वित हुई। उन्हें कभी भी अकाल और भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अकालों का वर्णन हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नहीं पाते हैं। अलाउद्दीन के ये नियम, बाजार नियंत्रण नीति के जो नियम थे उसके, वो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गए। उसके उत्तराधिकारी इन नियमों को कठोरतापूर्वक लागू करवाने में असमर्थ रहे। इसके दो कारण थे। पहली बात तो यह थी कि अलाउद्दीन जैसी कठोरता और दृढ़ता उसके उत्तराधिकारियों में नहीं थी, और दूसरी बात यह थी कि अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों को इन नियमों को लागू करने की न तो इच्छा थी और न ही उन्हें इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जो मंगोल आक्रमण थे उनका दमन बहुत बुरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। उसके बाद फिर मंगोल आक्रमण हुए नहीं, तो इसलिए उसके उत्तराधिकारियों ने इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की। तो इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य विशाल सेना रखना था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण शांत हो गए, अतः दिल्ली सल्तनत के ऊपर से हम कह सकते हैं कि खतरा टल गया था तात्कालिक रूप से। तो इसलिए अब विशाल सेना की आवश्यकता भी नहीं रही। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने ये नियम पारित किए, उनकी प्राप्ति में वह सफल रहा। यद्यपि उसकी मृत्यु के साथ ही ये नियम समाप्त हो गए। तो मित्रों, मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति की विशेष बातें क्या थी वो समझाने का प्रयास किया कि बाजार नियंत्रण नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, उसको किस तरह से लागू किया गया, कैसे बाजार में सामानों की आपूर्ति वगैरह बराबर होती रही, इसको कैसे सुनिश्चित किया गया, व्यापारी जो है वो किसी तरह की बेईमानी, धोखाधड़ी, मिलावट इत्यादि न करने पाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। एक कर्मचारी बंद की भी स्थापना की गई।
और यहाँ तक कि अकाल दुर्भिक्ष इत्यादि के समय में भी अनाज की आपूर्ति होती रहे, उसकी व्यवस्था कैसे की गई, फिर इसके परिणाम क्या हुए। तो इन सब बातों पे हमने आपके साथ चर्चा की। तो आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य भेजें, अपने सुझाव भी दें हमें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बहुत अच्छी तरह से आपके सुझावों के अनुसार डाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।